अच्छा ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, टॉपिक आज का है, कल एक टॉपिक था जो आज के जो दिल्ली का दिल्ली से रिलेटेड अमेंडमेंट बिल आया है, उस पे क्वेश्चन बन सकता है, कभी काफी हंगामा हो रहा है ना, तो उसकी बात कर लेते हैं पहले। और कल हम लोग 23 मार्च थी और शहीद दिवस था कल, तो 3 लोगों की बात होनी थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ठीक है, वो भी हम कुछ बात करेंगे उनकी भी। तो चलिए पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं। 3 नाम है हमारे पास, भगत सिंह, ओके, भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव। ठीक है, 3 नाम है, राजगुरु और सुखदेव। तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चन बन सकता है हमारे लिए एग्जाम में। पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा कि ये लोग क्यों हैं, क्यों न्यूज में। अगर हम तीनों एक साथ देखेंगे तो इनका जो डेथ है ना, इनकी जो डेथ है, उनकी जो मृत्यु हुई थी इन तीनों की, इनकी डेथ को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना, शहीद दिवस। शहीद दिवस, तो शहीद दिवस के रूप में हम तीनों की डेथ को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं कि, और शहीद दिवस है ये 23 मार्च को होता है। 23 मार्च, 23 मार्च। देखो एक चीज मैं बताऊं आपको कि 23 मार्च, 23 मार्च, 23 मार्च 1931 इन जेल लाहौर। ठीक है, लाहौर की जेल में इन लोगों को फांसी दी गई थी, इन लोगों को हैंग किया गया था। और दैट लाहौर नाउ इन पंजाब, इस समय पंजाब में है, पाकिस्तान में। ठीक है, पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब में ये लाहौर जेल थी। तो कभी क्वेश्चन बन सकता है आपको कि ये तीनों को, यानी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों लोगों को पंजाब की लाहौर जेल में एक साथ 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई, इनको हैंग किया गया था। और बस ये पूछ सकता है कहाँ किया गया था, तो वो लाहौर में। लाहौर उस समय पंजाब स्टेट में था, आज भी है, तो पाकिस्तान में। तो ये था इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी कि तीनों को एक साथ भी। हाँ, चाहे देखो इस तरह से भी आप लिख सकते हो सीधे सीधे कि जैसे हम लिखते हैं ना कि शहीद दिवस। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो आप ये लिख सकते हो कि 23 मार्च को। और 23 को मार्च को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि डेथ हुई थी हमारे 3 लोगों की। और कब कब हुई थी, 1931 में, है ना, 1931 में इन तीनों लोगों को हैंग किया गया था, यानी फांसी दी गई थी लाहौर जेल में। ठीक है, लाहौर जेल इन पंजाब, पाकिस्तान में। उस समय पाकिस्तान में था। तो भगत सिंह और राजगुरु, तीनों नाम आप जानते ही हैं, राजगुरु और सुखदेव। ठीक है, तो इस तरह से इनको समझना है। तो शहीद दिवस 23 मार्च एंड द डेथ ऑफ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, that was date 31 March, sorry 1931 में फांसी दी गई लाहौर जेल में। और देखिए क्या है कि आवाज आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन तीनों लोगों को जो फांसी दी गई, तो अलग अलग
इवेंट के लिए दी गई, अलग अलग एक्सीडेंट के लिए दी गई थी। भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी वो पार्लियामेंट में बॉम्ब गिराने के लिए दी गई थी भगत सिंह को। और राजगुरु और सुखदेव, ठीक है, इन लोगों को भी फांसी दी गई थी। जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनको मारने की वजह से, ठीक है। तो वो हम बात करेंगे इनकी। तो सबसे पहले भगत सिंह की बात कर लेते हैं। देखो ध्यान क्या रखना है, भगत जो भी ये तीनों लीडर हैं, ये तो एक तो समझना है ये लोग किस ग्रुप से जुड़े हुए थे, है ना, किस ग्रुप से जुड़े हुए थे, स्पेशली ये किस स्टेट से रिलेट करते थे, किस रीजन से ये लोग रिलेट करते थे, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा शहीद दिवस के बारे में। अब देख लेते हैं हम लोग भगत सिंह के बारे में थोड़ा सा, वैसे ज्यादातर लोगों को पता होगा। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था बता सकते हैं कोई? 1907 एंड डेथ 1931। कितने साल जीवित रहे? 26 साल, है ना। तो ये भगत सिंह का है। और भगत सिंह कहाँ पैदा हुए हैं? 1907 में। ठीक। और पंजाब में है ना, पंजाब से है ये। और इन्होंने जो इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट, और ये किससे जुड़े थे? इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट, इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट से जुड़े हुए। यानी मतलब ये था, ये किसी पर्टिकुलर मूवमेंट से नहीं थे। जैसे राजगुरु सुखदेव, ये जुड़े थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से, ठीक है, राजगुरु और सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद। लेकिन भगत सिंह हैं वो किसी पर्टिकुलर मूवमेंट से नहीं थे। ओके, तो भगत सिंह was born 1907 in Punjab. That was a member of that was a relative of Indian इंडियन इंडिपेंडेंट, ठीक है, हाँ, इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट उससे जुड़े हुए थे। और ये बॉम्ब ब्लास्ट के लिए इनको फांसी दी गई थी। बॉम्ब ब्लास्ट इन पार्लियामेंट, बॉम्ब ब्लास्ट इन पार्लियामेंट के लिए बहुत सारी चीजें थी इनके साथ, भगत सिंह के साथ। तो सीधे पूछेगा कहाँ के थे? पंजाब के हैं ये। और किस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं? इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट, that is known for the bomb blast in parliament. पार्लियामेंट में एक बार क्वेश्चन ये भी बना है कि भगत सिंह ने जो पार्लियामेंट में बॉम्ब डाला था उसके साथ पर्चे भी डाले थे। क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट इन पार्लियामेंट। बॉम्ब पार्लियामेंट में डालने का पर्पस क्या था? उस समय का जो पार्लियामेंट था तो दिल्ली में था ना? हाँ, असेंबली जो बनाया गया था उसी, क्या था उसका रीजन? जलियांवाला बाग। देखिए जो मेन पर्पस था उनका, जो उन्होंने बॉम्ब ब्लास्टिंग जो बम डाला था, पहली बात तो किसी पर्सन पे नहीं डाला, है ना, वो जहाँ पे स्पेस खाली था वहां पे उन्होंने बम डाला। और ये तीनों लोग थे, राजगुरु सुखदेव ये, तो इन लोगों ने बम डाला तो उन्होंने एक साथ में पंपलेट भी दिया है ना, पंपलेट भी दिया है। तो उन्होंने कहा कि बहरे अंधों की सरकार को जगाना है ना, बहरे अंधों की सरकार को जगाना है, ये पंपलेट में लिखा हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब है ये बॉम्ब ब्लास्ट किया गया, उसका पर्पस किसी को मारना नहीं था, किसी को मारना नहीं था, और सिर्फ अटेंशन लेना था ब्रिटिशर्स का, इंडियंस के लिए अटेंशन लेना था। और ब्रिटिशर्स का भी अटेंशन लेना था, और जो इंडियंस लोग थे, इंडियन जो फ्रीडम फाइटर हैं या इंडियन सिटीजन हैं, उनका अटेंशन लेना था कि हम लोगों को इनके अगेंस्ट लड़ना है। ये भगत सिंह को पता था, अच्छे से पता था कि ये बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे तो हम लोग मारे जाएंगे, ये तीनों को पता था, ठीक है। और इनमें ये जो
जो राजगुरु हैं वो तो बहुत मतलब फनी टाइप के व्यक्ति हैं। तो जब पार्लियामेंट में बम गिराने की बात आती है, बम डालने की बात आती है, तो भगत सिंह को लीड करते हैं। तो भगत सिंह बोलते हैं कौन जाएगा, तो राजगुरु कहते हैं हम जाएंगे। तो राजगुरु थोड़े से फनी टाइप के, एज में भी कम है, तो उन्हें कि तुम नहीं जाओगे, तो कहते हम जाएंगे। तो एक वहां पे डायलॉग बोलते हैं वो, एक बार देश के लिए मर जाने तो फिर आराम से जीते रहेंगे। तो ये उनका एक ऐसा इंस्पायरेशन वाला मोमेंट था, तो कोई भी देखता है तो अलग ही फीलिंग आती है। ठीक, तो भगत सिंह 1907 से 1931 तक पंजाब से हैं, और इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट से। मेरा सीधा कहने का कोई मतलब है, क्योंकि जो बाकी लोग हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं और राम प्रसाद बिस्मिल हैं, राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, दे आर ऑल मेंबर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, बट भगत सिंह इसके मेंबर नहीं है। ठीक है, भगत सिंह इसके मेंबर नहीं है, इसलिए बार बार मैं फोर्स दे रहा हूं इस पॉइंट पे, क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये था भगत सिंह के बारे में थोड़ा सा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं राजगुरु या सुखदेव के बारे में। ठीक है, जहां से पॉइंट बनेगा वो हम बताएंगे। उसके बाद है इसमें हाँ, तो राजगुरु, ठीक है, राजगुरु इनका पूरा नाम है शिवम राजगुरु। ठीक है, शिवराम है, शिवराम राजगुरु। ठीक है, तो शिवराम राजगुरु नाम है इनका। और इनका जो बर्थ जन्म हुआ है वो 1908 में हुआ है, 1908 में हुआ है। और डेथ सबको पता ही है, 23 मार्च, सबकी डेथ एक ही दिन हुई है, 1931। ठीक है, और इनको जो हैंग किया गया था, इनको जो फांसी दी गई थी, वो किसके लिए दी गई थी? काकोरी कॉन्स्पिरेंसी या काकोरी रॉबरी के लिए। काकोरी रॉबरी बताएंगे भी ये है क्या। ठीक है, काकोरी कॉन्स्पिरेंसी, द काकोरी कॉन्स्पिरेंसी, काकोरी कांड के लिए। ठीक, तो काकोरी कांड के लिए ये दी गई थी। ठीक, और ये जो है राजगुरु हैं, वो महाराष्ट्र से रिलेट करते हैं। ठीक है, ये महाराष्ट्र के हैं, ये मराठी हैं, महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से हैं। और ये मेंबर हैं एच हिंदुस्तान शुभम, HSRA, दैट इज द मेंबर ऑफ। इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट, यही है, यस, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन, तो उसके इसकी मेंबर है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर है। इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, राजगुरु की बात आती है, तो राजगुरु शिवराम राजगुरु, और जन्म 19, देखो इसमें 3 लोग हैं, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव। तीनों का डेट, किसी का 1907 है, किसी का 8 है, किसी का 7 है। तो डेट बहुत ज्यादा, लगभग एक ही उम्र के हैं तीनों लोग, है ना, एक ही उम्र के हैं तीनों लोग। क्योंकि भगत सिंह का जन्म भी 1907 को होता है, राजगुरु का जन्म 1908 को होता है, और सुखदेव का 1907 को है। तो सुखदेव और भगत सिंह सेम एज के, तो उससे मतलब नहीं है। तो कभी आपसे कहाँ पता नहीं कहाँ बन जाए क्वेश्चन, तो इनको काकोरी कॉन्स्पिरेंसी के लिए दी गई थी। अब इसमें 2 चीजें बचती हैं हमारे पास। एक तो बचता है यहाँ पे HSRE, है ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। नेक्स्ट बनता है काकोरी कॉन्स्पिरेंसी। ओके,
काकोरी कॉन्स्पिरेंसी। कॉन्स्पिरेंसी इसको हम देख लेंगे अभी। जस्ट पहले एक नाम और देख लेते हैं सुखदेव का, ठीक है, फिर हम बात करेंगे सुखदेव। सुखदेव ये कहां से है? ये लुधियाना से है, लुधियाना यानी पंजाब। और पंजाब से है। इनका जन्म भी 1907 में होता है और 1907 से 23 मार्च, सबका एक ही है, 1931। तो सुखदेव हैं। यस। अब ये इनका जो है, इनको क्यों फांसी हुई थी? इनको क्या रीजन था? राजगुरु सुखदेव को फांसी होने का क्या रीजन था? इनको भी काकोरी कॉन्स्पिरेंसी में फांसी हुई थी। तो काकोरी कॉन्स्पिरेंसी जो कॉन्स्पिरेसी हुई है उसमें सुखदेव हैं और राजगुरु हैं और चंद्रशेखर आजाद हैं और राम प्रसाद बिस्मिल हैं। अभी बात करेंगे यहाँ पे। ओके, तो 1907 में हुई थी। ठीक है। और ये भी किसके मेंबर हैं? ये भी मेंबर हैं HSRA, HSRA, ठीक है, HSRA, या कहीं कहीं पे इसको ना HRA में लिखा होता है, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान, देखो थोड़ी सी कहानी बताते हैं इसके बारे में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन क्या है? किसी को पता है इसके बारे में? क्वेश्चन पूछा है 2017 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 2017 का क्वेश्चन है ये। देखिए, आई थिंक हमारे पास तीनों नाम हमारे पास हो गए कि सुखदेव, राजगुरु, ये सब। अब बात आती है इन दो चीजों की। पहले देख लेते हैं हिंदुस्तान यानी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ये बनाया था राम प्रसाद बिस्मिल ने, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ओके, कुछ समय बाद यानी 1920, 21, 22 में, लगभग सर 1923 में, 1923 में चंद्रशेखर आजाद ने इससे अलग होकर नई पार्टी बनाई थी। उसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। तो ये जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, ये तो बनाई है राम प्रसाद बिस्मिल ने, ठीक है। और जो HSRA यानी सोशलिस्ट, ठीक है, फुल फॉर्म चाहे तो लिख देते हैं हम, ठीक है, फुल फॉर्म यहां लिख लीजिए। क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट और रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। बस इसको हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर देना। बाकी ये 4 वर्ड हैं, यानी इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और इसका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी किसने की थी स्थापना? चंद्रशेखर ने, और ये क्वेश्चन यही यूपीएससी में पूछा था। ये पूछा था कि चंद्रशेखर ने हिंदुस्तान रिपब्लिक से अलग होकर कौन सी नई पार्टी बनाई थी? तो दैट वाज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट, ध्यान रखना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो ये था। तो आई थिंक ये पहला पॉइंट समझ में आया होगा आपको कि HRA या HSRA का मतलब क्या है। क्लियर हुआ? हिंदुस्तान सोशल
रिपब्लिक एसोसिएशन और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये दोनों संस्था मुंबई में बनाई गई थी, ये ध्यान रखना है, मुंबई में। यस, अल्ताफ नाजुका मालती, क्लियर है ये? जी सर। यस सर। दोनों डिफरेंस ईपीएस सर में कहाँ बनाई गई थी सर HRA सर? मुंबई में, दोनों महाराष्ट्र में बनी, दोनों महाराष्ट्र में बनी। तो ये थे आपका। अभी देखो, अभी हमने फटाफट देख लेते हैं। एक तो हमने बात की है शहीद दिवस की, ठीक है, या शहीद दिवस की बात की है। दूसरी बात, हमने 3 लोगों की बात की है। फिर हमने HRA या HRA या HSRA इसकी बात की। अब हम देख लेते हैं काकोरी कॉन्स्पिरेसी क्या है, यानी काकोरी कांड क्या है। यस, काकोरी कांड क्या है ये? काकोरी कॉन्स्पिरेसी। अच्छा, काकोरी कहां पर है पहले बताइए, काकोरी क्या है? ये कौन है? आदमी, औरत, क्या है ये? इंसान, जानवर? सर जगह है ये उत्तर प्रदेश में। हाँ, ये जगह है उत्तर प्रदेश में। और ये काकोली तो औरत तो कहते हैं ना, काकोली तो औरत के नाम होते हैं। नहीं, वाराणसी में नहीं है। श्री काकोरी गोरखपुर और लखनऊ और गोरखपुर के बीच में है। काकोरी इज ए रेलवे स्टेशन, या काकोरी इज ए प्लेस लखनऊ टू गोरखपुर, गोरखपुर से लखनऊ जाने वाले रास्ते में ये पड़ता है, ठीक है। तो लिख लीजिए पहले तो इसकी, लिखिए द काकोरी कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी। इसी को दूसरा नाम और दिया जाता है काकोरी रोबरी, काकोरी रोबरी, ठीक है, काकोरी रोबरी, काकोरी डकैती, ठीक। तो ये क्या है, ये कब होती है? 19 अगस्त। हाँ, एक काकोरी रोबरी, एक नाम और कहीं के मिलता है इसका, है काकोरी ट्रेन रोबरी, काकोरी ट्रेन रोबरी। ये तो क्लियर हो गया होगा फिर, काकोरी ट्रेन रोबरी। तो ये एक्चुअली क्या है कि हमारे देश के नेताओं ने, खासकर कौन कौन लोग जुड़े हुए थे इससे, 19 अगस्त 25, ओके, 1925 को ये इंसिडेंट हुआ है। कहां पर? काकोरी रेलवे स्टेशन पर, काकोरी रेलवे स्टेशन के बीच में, काकोरी जगह पर, काकोरी प्लेस पर हुआ है। और ये कहां पर है? लखनऊ टू गोरखपुर के बीच में। यहाँ पर ट्रेन को रोका गया है ना, ट्रेन में रोबरी की गई, ट्रेन रोबरी की गई। किसके द्वारा? बाय इंडियंस, है ना, भारतीयों के द्वारा ये रोबरी की गई। और रोबरी करने वाले कौन कौन लोग शामिल थे? सबसे पहले राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। उसके बाद है चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। उसके बाद है राजगुरु सुखदेव, राजगुरु और सुखदेव, ठीक है। तो ये लोग हैं जो रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव, इन लोगों ने ट्रेन को लूटा था। 19 अगस्त 1925 को जो ट्रेन लखनऊ से गोरखपुर या गोरखपुर से लखनऊ, अब ये कंफर्म नहीं है, जा रही थी, उस ट्रेन को लूटा था। और इन ट्रेन को रॉबरी करने का पर्पस ये था कि ब्रिटिशर्स पे अटैक करना, और स्पेशली उनके आर्म्स को लेना, है ना, उनकी आर्म्स को लेना या धन को लूटना, क्योंकि हम इनको लूटेंगे। तो ये है। और कभी ट्रेन सर अंग्रेज का था ना सर? क्या? ट्रेन अंग्रेज का था। तो और किसका रहेगा उस समय? अंग्रेजों का ही सारा कुछ था।
अंग्रेजों की ट्रेन को लूटा था। अंग्रेजों की ट्रेन को लूटने का पर्पस यही था, अंग्रेजों को डराना था पहला पर्पस। दूसरा था अंग्रेजों का जो आर्म्स यानी जो हथियार औजार लिए जा रहे थे उनको लूटना था, और कुछ पैसा या कोई भी ऐसा कोई रिसोर्स मिल जाता जिससे मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता था, तो ये था। तो हमारे हिंदुस्तान में रोबरी भी एक अच्छी बात मानी गई है किसी समय पर, और इसीलिए चंद्रशेखर को आजाद को कभी कभी लुटेरा भी कहा जाता है ना, लुटेरा, या भगत सिंह को आतंकवादी कहा जाता है। तो अगर यहाँ पे हम सरदार इनको चंद्रशेखर आजाद को, सुखदेव या राजगुरु को ये एक लुटेरा कहेंगे, तो क्या है, जब उन्होंने लूट मार की है तो इंग्लिश जो ब्रिटिश की भाषा में तो यही है ना कि लुटेरे हैं ये। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन आएगा नहीं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि द काकोरी कॉन्स्पिरेसी क्या है। काकोरी कॉन्स्पिरेसी नोन एज द काकोरी रोबरी या काकोरी ट्रेन रोबरी। इसे 19 अगस्त 1925 को हमारे भारतीय लोग, कुछ लीडर ट्रेन, ब्रिटिश ट्रेन को रोकते हैं और उसको लूटते हैं। कहाँ पर? काकोरी प्लेस में। और कौन कौन लोग शामिल होते हैं ये? कोरी सर स्टेशन है की जगह का नाम है सर? काकोरी जगह है, स्टेशन नहीं है। मतलब रास्ते में ट्रेन को रोका, रास्ते में कोई स्टेशन नहीं होता है। स्टेशन पे खड़ी रहेगी तो और भी लोग होंगे, तो रास्ते में उन्होंने चैन खींच के उसको रोका था ट्रेन को। क्लियर है? तीन सारी चीजें बता दीजिए। अभी बहुत सारी बातें हुई हैं इसमें, है ना, क्या क्या हुई है बस विद इन सेकेंड में बताता हूँ। पहली हमने बात की है शहीद दिवस, ठीक है, हिंदी बता देते, इंग्लिश में बात हो ही नहीं थी। शहीद दिवस। और दूसरी क्या बात हुई? तीन नाम हमने लिए, कौन कौन से? भगत सिंह, है ना, सुखदेव और राजगुरु, तीन की हमने बात की। उसके बाद फिर हमने दूसरा पॉइंट हमने किया HSRA या HRA। फिर हमने किया काकोरी एक्सीडेंट या काकोरी कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, अब इनमें बताइए कोई डाउट हो इन पॉइंट्स में तो? यस, बताएं, सारा क्लियर है? यस सर क्लियर है पूरा। ठीक है, सिकंदर? सर हाँ, यस, अप्रोच। बोलो अप्रोच, क्या हुआ? आवाज आ रही है, बताएं। सर राजगुरु और सुखदेव को फांसी लगी, रामप्रसाद बिस्मिल या चंद्रशेखर आजाद को फांसी क्यों नहीं लगी? चंद्रशेखर आजाद ने तो खुद को गोली मार ली थी, वो आपको याद होगा, इलाहाबाद में उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई, मगर 23 मार्च को नहीं दी गई, है ना। उनको भी फांसी दी गई थी रामप्रसाद बिस्मिल को, लेकिन वो भाग गए थे। क्वेश्चन यही बनता है, क्वेश्चन ये भी बनता है यूपीएससी में कि काकोरी में जो लोग शामिल थे उनमें से किस किस को फांसी 23 मार्च को दी गई थी? तो दो लोग को दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद ये सबके मुखिया थे, ये भाग गए वहां से, ठीक है। तो और रामप्रसाद बिस्मिल भी निकल गए, लेकिन ये दो लोग थे, राजगुरु और सुखदेव। इनका क्या था, थोड़ा यंग था ब्लड, और राजगुरु तो बहुत तेज थे। तेज क्या मतलब बचपना था, कभी आप देखोगे मूवी में तो बहुत ही फनी टाइप के हैं। इन दो लोग अरेस्ट किया गया। अरेस्ट क्या क्या किया गया? ये लोग राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव, ये लोग चाहते थे कि हमें फांसी ही क्यों ना हो, लेकिन एक मैसेज जाए लोगों को। उनको पता था कि हम अगर पार्लियामेंट में बम डालेंगे या काकोरी ऐसा कुछ करेंगे तो उन्हें मरने का जरा भी गम नहीं था, बिल्कुल गम नहीं था, ठीक, बिल्कुल उन्हें दुख नहीं था। तो ये चीज थी। ठीक, ये फिल्म बनी है सर? क्या इस पर फिल्म भी बनी है सर? पीलीभीत? मैं समझा नहीं। फिल्म
हाँ फिल्म है, बिल्कुल बिल्कुल। सनी फिल्म देओल का है। फिल्म तो सब पे बनी है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना। लेकिन फिल्म समझ में नहीं आएगी क्योंकि 3 घंटे का समय बहुत होता है और 3 घंटे कौन खर्च करना चाहता है। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग जो अभी बिल आया है, दिल्ली अमेंडमेंट बिल, है ना। उसमें क्या है, NCT, दिल्ली अमेंडमेंट बिल, अमेंडमेंट बिल 2021। सर NCT की फुल फॉर्म नेशनल कैपिटल टेरिटरी। हाँ अभी बताएंगे, सब बताएंगे, साथ में बताएंगे, ठीक है। तो NCT, तो NCT कभी आपसे सिर्फ क्वेश्चन, क्योंकि क्या हो रहा है ना, बहुत सारी चीजें हो रही हैं अभी इस प्रेजेंट में। फर्स्ट फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सेकंड इलेक्शन हो रहा है हमारे 5 राज्यों में, थर्ड महाराष्ट्र में ड्रामा चल रहा है, और उसके बाद दिल्ली में जो कुछ हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जो मीडिया बहुत डाइवर्ट है इस समय, तो कोई चीज क्लियर नहीं हो पा रही, क्योंकि NCT का ये जो बिल का न्यूज है ये हिंदू में दिया भी नहीं है। पेपर में आजकल न्यूज वो आ रहा है जिसमें मसाला है ना। मतलब अमित शाह जो रैली कर रहे हैं वो पेपर वाले दिखा रहे हैं और ये नहीं दिखा रहे हैं। अरे हाँ वो तो ठीक है, अमित शाह जो रैली कर रहे हैं और मीडिया वाले भी वही दिखा रहे हैं। मीडिया में मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे PM है, अमित शाह हैं, जो भी पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं उनको ये लोग कवर कर रहे हैं, बाकी नहीं कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी पूछेगा कौन सा बिल है, व्हाट इज द नेम ऑफ बिल, तो बिल का नाम है NCT, दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021, 2021। बिल का नाम है, ठीक है। अब देख लेते हैं। अब इसमें पहली चीज समझिए कि दिल्ली, या फिर देखो बहुत सारा नाम है। दिल्ली की अगर बात करोगे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम लोग। दिल्ली को सबसे पहले कहा गया है दिल्ली, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली सबसे पहले दिल्ली कहा गया इसको, और दिल्ली से उसके बाद कहा गया दहलवी, दहलवी, ठीक है, दहलवी, दिल्ली को, और उसके बाद इसको कहा गया दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। अब देखिए यहाँ पे अब आता है कि दिल्ली एंड NCT एंड NCR, है ना, और ये NCT बिल, NCT बिल 2021, इसको हमें समझना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात है, सिंपल पूछेगा कि व्हाट इज दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली क्या है, ठीक है, दिल्ली इज ए यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, है ना, है ना, हाँ यूनियन टेरिटरी है ये, और यूनियन टेरिटरी UT है दिल्ली, सबसे पहली बात है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, यूनियन टेरिटरी कैपिटल is New Delhi, okay, union that capital is New Delhi, okay। जब ये कब बना, ये UT बना 1956 में। मेरी बात सर आपने तीसरा वाला जब पॉइंट लिखा वो क्या बोला? हमने कहा व्हाट इज द कैपिटल, व्हाट इज द दिल्ली, तो दिल्ली इज ए यूनियन टेरिटरी and capital of union territory New Delhi, capital is union territory is in New Delhi। तो 1956 में 1956 में दिल्ली को UT बनाया गया, 1956 नेशनल टेरिटरी बनाया गया था।
हाँ ठीक है। तो अभी ये बात यहाँ तक तो क्लियर है। अब एक हुआ ये तो बात हो गई दिल्ली के बारे में, क्लियर। नेक्स्ट अब समझते हैं एनसीटी। एनसीटी एनसीटी क्या है? एनसीटी इज द नेम ऑफ रीनेम ऑफ दिल्ली, ठीक, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। हाँ, नेशनल कैपिटल कैपिटल टेरिटरी। टेरिटरी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ये जो नाम दिया ये आया 69th अमेंडमेंट। 69th अमेंडमेंट इन 1991। 69th अमेंडमेंट किया गया 1991 में। उस समय दिल्ली रीनेम्ड, ओके, दिल्ली रीनेम्ड एज एनसीटी। दिल्ली का नया नाम चेंज किया गया, एनसीटी किया गया, ओके। एनसीटी मींस दिल्ली। तो दिल्ली हैज द पावर एनसीटी फर्स्ट। नाउ एनसीटी हैज द लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी एनसीटी के पास क्या क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। हाँ, ये लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके पास। लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, ठीक है। अब इसके विधानसभा है, इसके पास अभी विधानसभा है। लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के बाद और एलएस का मतलब क्या? एलएस लेजिस्लेटिव असेंबली, अरे लिखा है हिंदी में ना, लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली। अब मैं भी वही सोच रहा था सर। हाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली और ये आया। अब इसमें एक चीज है, द लेजिस्लेटिव असेंबली एनसीटी किसके अंडर में आया? 324 आर्टिकल टू 329 आर्टिकल, इसके अंडर में ये दिल्ली आ गया। अब उसके अंदर में एक गवर्नर बनाया गया, एलजी का पोस्ट दिया गया, और एलजी एज ए एडवाइजर था उस समय। एलजी एज ए एडवाइजर है ना, एलजी इज ए एडवाइजर। तो ये एनसीटी को मिला। ये लाइन लिखने का पर्पस समझते हैं आप कि एनसीटी इज अंडर 324। यस सर। क्या मतलब है? सर निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया है 324 से 319। हाँ, मतलब ये जो है इंडियन इलेक्शन कमीशन, ठीक है, यानी जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसके अंडर में आता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन इसमें नहीं आता, किसी भी लेवल पर, किसी भी लेवल पर स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं है, ओके। यहाँ जो एज ए प्रेसिडेंट अगर रूल लगता है तो गवर्नर रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी ये तो हो गया इसके लिए कि दिल्ली को एनसीटी बनने के बाद क्या मिला। 1991 से पहले ऐसा नहीं था। 1991 में तो चीजें अब समझ में आ रही होंगी आपको कि अभी हमने जो बात की है वो दो चीजों की, तीन पे बात की है। व्हाट इज द दिल्ली, व्हाट इज द न्यू दिल्ली, है ना, व्हाट इज एनसीटी। ये तीनों का क्लियर है सिस्टम, पता है। अभी हमें करना है एनसीआर। दिल्ली क्लियर है, न्यू दिल्ली क्लियर है, एनसीटी क्लियर है। इसमें कोई डाउट हो तो बता दीजिए। सबसे सिंपल सा एक लाइन में न्यू दिल्ली को दिल्ली की कैपिटल कहता है। अभी दिल्ली ऑफिशियली कोई एग्जिस्ट नहीं करता। दिल्ली नाम का कोई पर्टिकुलर ऑफिशियल वर्ड नहीं है।
सिकंदर क्या बोल रहे हैं बताएं। न्यू दिल्ली कहते हैं अभी। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ दिल्ली। न्यू दिल्ली इज अ सिटी। न्यू दिल्ली अभी ऑफिशियली देयर इज नो वर्ड इन एग्जिस्टेंस दिल्ली। कोई भी वर्ड दिल्ली है ही नहीं। दिल्ली पहले था 1991 से पहले दिल्ली यूटी था, ठीक है। उसके बाद उसका नाम चेंज हुआ, एनसीटी हुआ, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, है ना। दिल्ली सीएम इज द हेड ऑफ एनसीटी, नॉट दिल्ली। दिल्ली इज दिल्ली वर्ड इज नो एग्जिस्टेंस। दिल्ली वर्ड कोई कुछ है ही नहीं ऑफिशियली। दिल्ली हम लोग बार बार बोलते हैं, मीडिया चिल्लाता है। रियल में अगर आपसे पूछेगा कि दिल्ली क्या है, तो दिल्ली कुछ भी नहीं है आज के समय में। ना तो दिल्ली यूटी है, ना तो दिल्ली स्टेट है, और ना ही दिल्ली कैपिटल है। कैपिटल न्यू दिल्ली है, स्टेट का नाम एनसीटी है, ठीक। तो दिल्ली एग्जिस्टेंस में कुछ भी नहीं है प्रेजेंट। और अब बात करते हैं एनसीआर। एनसीआर का तो पता होगा आपको, क्या है इसका फुल फॉर्म बताएं। नेशनल कैपिटल रीजन, है ना। नेशनल कैपिटल रीजन, क्या बोलेंगे इसको, राष्ट्रीय राजधानी, नहीं कुछ और होगा, क्या बोलते हैं एनसीआर को। सर वही तो है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। हाँ, तो इसके ये क्या है, दैट इज नॉट ए ऑफिशियल, दैट इज ए कल्चरल एंड इकोनॉमिकल वर्ड। ये कोई ऑफिशियल नहीं है। कभी आपसे क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाएगा कि विच स्टेट या विच लोकेशन या विच सिटी इज नॉट पार्ट ऑफ द एनसीआर, क्योंकि कोई रिटन में नहीं है कि गाजियाबाद एनसीआर में है या नहीं है, मेरठ एनसीआर में है या नहीं है, अलवर एनसीआर में है या नहीं है। देयर इज नो ऑफिशियल इंपॉर्टेंस या ऑफिशियल डिक्लेरेशन। कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है। ये कल्चरली बोला जाता है, एज ए ट्रेडिशनली, इकोनॉमिकली या सोशली हम लोग वर्ड यूज करते हैं एनसीआर। अगर एनसीआर देखेंगे तो एनसीआर का मतलब होता है द रीजन अफेक्टेड बाय द दिल्ली, यानी एक ऐसा एरिया जो दिल्ली के कल्चर से इफेक्ट होता है, या दिल्ली को सर्विस प्रोवाइड करता है, या दिल्ली से सर्विस लेता है। अगर आपको बोलना पड़े व्हाट इज द एनसीआर एक वर्ड में, तो एनसीआर इज ए रीजन सराउंडिंग द दिल्ली। एनसीआर एक ऐसा एरिया है दिल्ली के आसपास में जो या तो दिल्ली को सर्विस प्रोवाइड करता है या दिल्ली से सर्विस लेता है। समझ में आया सिकंदर? एनसीआर इज ए रीजन, इज ए एरिया सराउंडिंग, जैसे ये दिल्ली है, ठीक है, इसके चारों ओर का जो एरिया है ये जो दिल्ली से प्रभावित। अब जो लोग नोएडा में रहते हैं वो भी बोलते हैं हम दिल्ली में रहते हैं, जो गुड़गांव में रहते हैं वो भी बोलते हैं हम दिल्ली में रहते हैं, जो पानीपत में रहते हैं वो भी कहते हैं हम दिल्ली में रहते हैं, गाजियाबाद वाले खुद को दिल्ली कहते हैं। तो है क्या, तो ये एरिया बड़ा होता चला जाएगा, ये वाला इस तरह से, तो ये बड़ा होता चला जाएगा जैसे जैसे दिल्ली का इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे, ठीक है। तो फिर भी अभी कौन कौन से रीजन आ रहे हैं एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से रीजन हैं। अगर आप ज्योग्राफिकल वर्ड समझना चाहोगे तो एनसीआर हैज अ सैटेलाइट सिटी। देखिए तो एनसीआर, हाँ ठीक, हाँ नेशनल, तो नेशनल लिखा हुआ था। कौन कौन से देखिए, पहला इसमें है एनसीआर में, यस ठीक है, पहला इसमें है गाजियाबाद, पहला है इसमें गाजियाबाद, ठीक है। और गाजियाबाद, उसके बाद है इसमें गुरुग्राम, ठीक है। गुरुग्राम इसके अंदर कंसीडर किया जाता है। गुरुग्राम, फरीदाबाद है, और नोएडा है ना, नोएडा है। तो ये कुछ एरिया है, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा।
कहने वाले तो अपने को मेरठ वाले भी कहते हैं हम एनसीआर में हैं, बुलंदशहर वाले भी कहने लगे हम एनसीआर में, तो कोई बात नहीं, मोस्टली ये वर्ड यूज होता है ना। अब ज्योग्राफी का तो ये, अब बताइए आप लोग यहाँ तक कि एक पॉइंट ये भी ऐड हो गया इसमें कि एनसीआर। अब इनमें बताइए कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी, जो बस लास्ट में मैं आपको बता दे रहा हूं कि एनसीटी बिल, यानी जो एनसीटी बिल आया है, एनसीटी बिल 2020, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं 2021, इसमें है क्या, इसको समझ लीजिए, फिर हम इस पे बात करेंगे। एनसीटी बिल 2021 ये रिप्लेस कर रहा है किसको, 1991 को, ऐसा लोगों का मानना है, ठीक है। लेकिन सच में ये पूरा रिप्लेस नहीं है, ये केवल कुछ चेंजिंग किए गए हैं, और चेंजिंग केवल 2 चेंजिंग है। देखिए मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अभी हंगामा क्यों हो रहा है इसको, क्योंकि बात दूर तक इसलिए जाएगी क्योंकि कैपिटल की बात है। लेजिस्लेटिव असेंबली वही रहेगी, इलेक्शन प्रोसेस वही है, एमसीडी वही है, सारा कुछ वही है, बस कुछ पावर चेंज किए गए। किसके पावर, एलजी के पावर को बढ़ा दिया गया। एलजी के पावर को 2 चेंज किए, है ना। जो लेफ्टिनेंट जनरल है यानी गवर्नर, जो दिल्ली के गवर्नर है, उनके 2 पावर बढ़ा दिए गए, 2 पावर। बहुत, ये वैसे तो 51 पेज का है पूरा, 2 पावर है, सुन लीजिए। पहला पावर है इनका, अगर एलजी को ऐसा लगता है, ध्यान दीजिएगा, अगर एलजी को ऐसा लगता है कि दिल्ली का जो सिस्टम है, दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है, तो एलजी। सर फिर से रिपीट कीजिएगा, कनेक्शन प्रॉब्लम था। हाँ, हमने कहा कि पहला क्या है, पहला ये है, एलजी granted the power, LG has granted the power, the take over Delhi government system in case emergency. LG has granted, यानी जो दिल्ली का गवर्नर है उनको ये अधिकार दिया गया है, इमरजेंसी में वो कभी भी जब उनको फील होता है कि भाई अब दिल्ली गड़बड़ में है, तो वो दिल्ली का जो सिस्टम है उसको अपने हैंड ओवर कर सकते हैं, अपने अंडर में ले सकते हैं। अपने अंडर लेने का मतलब है वो सीधे सेंटर के अंडर में चला जाएगा, ठीक है, किसी भी समय। और इमरजेंसी कब उनको फील होती है ये कोई मेंशन नहीं है। अब ये कहना है केजरीवाल का या जो भी लोग हैं यहाँ के, बोले ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला तो ये प्रोविजन, इमरजेंसी टाइम में कभी भी दिल्ली के एलजी दिल्ली के रूलिंग सिस्टम को अपने हाथ में ले सकते हैं, है ना, तुरंत, पहला। अब यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा कि इस रूल में क्या लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं वो। एक बात ध्यान रखना है कि जनता इलेक्ट करती है तो कोई पर्सन डिसॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है, कोई पर्सन डिसॉल्व नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखना है। तो कभी कभी आपको लगे एलजी ने, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में विधानसभा के चुनाव होके गए, तो उस विधानसभा को वो भंग नहीं कर सकते, वो केवल उसका रूलिंग सिस्टम अपने हाथ में ले सकते हैं। तो एलजी हैज ग्रांटेड टू टेक ओवर रूलिंग सिस्टम इन इमरजेंसी सिचुएशन, क्लियर। फर्स्ट। सेकंड क्या है, सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे खतरनाक सेकंड वाला पॉइंट है। LG has given power, ठीक है, LG has given power to develop या to create a new law that out of Delhi government। इसमें कहा गया है कि जो अधिकार, ध्यान दीजिएगा, जो अधिकार दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आते हैं उन पर LG कानून बना सकते हैं। जो अधिकार
दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते हैं, उन पर एलजी यानी जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वो कानून खुद बना सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, अब तक क्या होता था, जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में जो एरिया नहीं है, उनको बिल पास करा के दिल्ली गवर्नमेंट अपने अंडर में लाने की कोशिश करती थी। अब क्या है, दिल्ली का जो आगे रूलिंग जो प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा, लॉ बनाने का प्रोसेस बंद हो जाएगा। मान लीजिए आज अगर ये प्रेसिडेंट बोल देते हैं कि जो प्रेजेंट में लोकसभा के पास राइट है ना, या राज्यसभा के पास राइट है, या गवर्नमेंट के पास राइट है, या कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी राइट दिए हुए हैं, वो राइट गवर्नमेंट को एक्सरसाइज करने हैं, उसके बाद हम करेंगे। तो मतलब अगर नया कभी कभी गवर्नमेंट को ये फील होता है कि हमें इसमें चेंज करना चाहिए, तो राष्ट्रपति ने तो रोक दिया ना वहां पे कि तुम मत करो, हम कर लेंगे। सेम चीज यहाँ पर है कि दिल्ली गवर्नमेंट के बाहर जो भी चीजें हैं उनको आप दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में मत लाइए, उसके लिए एलजी हैं, वो नियम बनाए। तो जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो पावर है लॉ बनाना और लॉ को अप्लाई करना दोनों को रोक दिया गया है, कंट्रोल कर दिया गया है। दिल्ली के सीएम इसलिए कहते हैं बार बार कि जनता का अपमान हो रहा है। हम जनता हैं, आप जनता हो, हम किसी को इलेक्ट करते हैं, वोट देते हैं, अब वो जाके पार्लियामेंट में या असेंबली में हमारे लिए कानून बनाते हैं। अब इनका कहना है कि जो कानून हैं उन्हीं पर काम कीजिए, बाकी कानून हम बनाएंगे। अब हम बनाएगा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, तो इलेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं रहा फिर, है ना। तो सीधे सीधे फिर तो पीएम को ही वोट देना चाहिए, दिल्ली की जनता को, है कि नहीं। बात ये दो प्रॉब्लम है, तो इसलिए अब बताइए आप लोग एनसीटी बिल 2021, अब ये पॉइंट है 1 2 3 4 5। अब इनमें से कोई ऐसा पॉइंट हो कि आपको नहीं समझ, शॉर्ट में पॉइंट कैसे लिखेंगे, ये आपने जो पॉइंट बोलेंगे दो। हाँ ये सौरभ सर शॉर्ट में कैसे लिखेंगे पॉइंट, आपने बोले हैं दो पॉइंट ये हैं। पहला पॉइंट हमने क्या बताया था, राज्यपाल किसी भी समय, है ना, यानी एलजी हैज ग्रांटेड द पावर, LG has granted the power to take over ruling system of Delhi in emergency period, in emergency situation। emergency मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है सिस्टम, उस समय गवर्नर अपने अंडर में ले लेंगे। एक ही सेंटेंस तो बोला है सौरभ, मैंने कहा ज्यादा बोला है। सर एक क्वेश्चन था, जब दिल्ली गवर्नर जब दिल्ली में इमरजेंसी लागू करेगा, हाँ, तब क्या गवर्नर को प्रेसिडेंट से मतलब ये जो क्या कहते हैं अनुमति नहीं देना पड़ेगा? नहीं, उसमें क्या है, ये नहीं होता है, वो यही तो प्रॉब्लम है कि वो दिल्ली के जनता से, दिल्ली के सीएम से और होम मिनिस्ट्री से हालांकि डिस्कशन हो गए, उसके बाद ही होगा, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी के लिए। वो कभी भी बोल सकते हैं कि दिल्ली हैज नो गुड कंडीशन, कभी भी बोल सकते हैं, वो इसके लिए किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कभी भी बोल सकते हैं। तो खतरनाक हो चुका है। हाँ तो सर ये तो म्यांमार टाइप का हो गया, जैसे सेना को जब कभी लगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं चल रहा है तो हैंड ओवर कर दे, वैसे ही बिल हो गया। हाँ तो क्या म्यांमार की तरह। तो ये चीजें पहले से थी और धीरे धीरे चीजों को हाईजैक होना। अब ऐसा एक तो अब इनको डेफिनेशन समझ में नहीं आती है कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ दीजिए, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है ना, गणतंत्र। तो डेमोक्रेसी का मतलब यही कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कानून बनाएंगे, गवर्नर तो सर डेमोक्रेसी तो यही मतलब है कि हम जिसको इलेक्टेड करता है वही हमारे लिए कानून बनाते हैं, वही हमारे लिए सब कुछ करेंगे, हमारे जो नेता है। सर राज्यसभा को तो पास नहीं करना चाहिए, वहाँ तो पढ़े लिखे समझदार लोग रहते हैं, वहाँ तो रोका जा सकता था। एक गाना है ना कि जब थानेदार, क्या बोलते हैं, हवलदार थानेदार तो डर किस बात का, तो वो सुना है ना गाना, तो वही चीज है।
एकदम। तो अब ठीक है, कल हमें प्रोविजन समझना है, इसके नेगेटिव क्या है। आपको नेगेटिव सबसे ज्यादा ये जो दूसरा पॉइंट है कि बियॉन्ड गवर्नमेंट, आउट ऑफ गवर्नमेंट, उस पर पावर है एलजी को लॉ बनाने का। अब इससे बहुत सारे एरिया होते हैं, बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जिन पर अभी हम लोगों, क्योंकि हम लोग डेली चेंजेस हमारे सामने आते हैं, अभी हमारे सामने नहीं है। हो सकता है कभी ऐसा लॉ बना दिया जाए कि किसी का मर्डर हुआ है तो विद इन 3 मंथ डिसीजन आना चाहिए। तो बहुत सारे, अब हमें नहीं पता कि आगे 1 महीने बाद हमें कौन सा लॉ बनाने की जरूरत पड़ सकती है। फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा ना, तो फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। और वो लॉ बनाए जाने चाहिए किसके द्वारा, जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके द्वारा, न कि उनके द्वारा जो अपॉइंट किए जाते हैं। और एलजी नो डाउट अच्छा काम करते हैं, बट एलजी फाइनली होते तो सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव ही हैं, है ना। तो ये चीजें हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। कभी आपसे सीधे सीधे निबंध पूछेगा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में, आप कहां तक सहमत हो, सीधे बोल देगा। तो अब इन चीज थोड़ा जोड़ने की कोशिश करोगे आप, मतलब आपको पीएम बन गए हो, है ना, टैक्स हम देते हैं, यूपी वाले, महाराष्ट्र वाले, गुजरात वाले, बंगाल वाले, उड़ीसा वाले, ठीक है। और आप उसी टैक्स के पैसे से हेलीकॉप्टर बैठ के इलेक्शन लड़ते हो जाके अपना, तो ये क्या बात हुई, है ना भाई। हमें तो मतलब नहीं ना बंगाल के इलेक्शन से। आप टैक्स का पैसा हमारा खाते हो, हमारे पैसे से हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हो। तुम्हें जितनी सैलरी मिलती है एमपी कोटा से, पीएम की तो कोई सैलरी नहीं है ना, पीएम की कोई सैलरी नहीं होती, एमपी की सैलरी होती है। तो एमपी की सैलरी से आप या तो आपकी इतनी जमीन जायदाद हो घर पे दादा परदादा की, राजा महाराजा हो कहीं के, खुद को बोलते हो चाय बनाते हैं, और फिर हमारे टैक्स के पैसे से अपनी पार्टी के इलेक्शन लड़ाने जाते हो, है ना। क्या क्या मतलब गुजरात वालों को, राजस्थान वालों को, महाराष्ट्र वालों, यूपी वालों को, या 5 स्टेट में लेके हेलीकॉप्टर घूम रहे हो। और आप पता है जब कहीं भी पीएम विजिट करते हैं तो मिलियन नहीं बिलियंस रुपए खर्च होता है, मिलियन नहीं बिलियन, ध्यान रखना है। मतलब सारा पूरा सिस्टम हिल जाता है उस एरिया का। हवा तक जानवर भी सांस लेते हैं, पूछ कर लेते हैं लें कि ना लें। मतलब आप लैंड, एयर, सारा कुछ कवर रहता है उस पूरा विद इन 50 किलोमीटर का। मतलब कुत्ता तक अपनी मर्जी से नहीं घूम सकता रोड पे 15 किलोमीटर की रेंज में, जहां पीएम जाते हैं। तो ये सारी मतलब 50 किलोमीटर के अंदर जरूरी परिसेवा होती है, कुछ नहीं है, अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं कर सकते 50 किलोमीटर के अंदर 15 दिन पहले से। तो आप सोचिए। तो खैर हम लोग आगे देखेंगे, इनमें से कोई डाउट नहीं है, आगे हम लोग बात करेंगे कल। अभी टाइम तो खैर हो गया है ना। बाकी हम लोग मिलते हैं जैसे हमारा टाइमिंग क्लास का है, ठीक है।